बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुज़ैफ़ा अली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईबे के बेसिक्स, यानी कि ईबे के हवाले से जब आपने बिज़नेस शुरू करना है, उससे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि ईबे पे सेलिंग लिमिट्स क्या होती हैं, उसकी फ़ीस क्या है, उसकी कुछ पॉलिसीज़ जिसका आपको ख़ास ख़्याल रखना है और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर हम इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे एज़ मच एज़ वी कैन कंप्लीट और कवर इनटू इट। ठीक है? तो अब नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले हमारे पास इसमें समझने की जो आपके पास चीज़ है वो है ईबे सेलिंग लिमिट्स। यानी कि ईबे पे जब आप नया अकाउंट बनाते हैं ना, तो वो आपको सेलिंग लिमिट्स देता है, जिसका मतलब ये है कि आपको, जैसे मैंने बताया था, 250 आइटम्स आप फ्री लिस्ट कर सकते हैं बगैर इंसर्शन फ़ी के। इंसर्शन फ़ी क्या होती है? यानी कि एक आइटम को आपने लिस्ट किया ईबे पे, पब्लिश कर दिया, इसका मतलब अब आपने उसको 35 सेंट्स उसके पे करने हैं। ये एवरेज इसकी इंसर्शन फ़ी है। हर लिस्टिंग पे आपको देना पड़ेगा और जिस कैटेगरी में डाला है उसका देना पड़ेगा। अगर कोई आइटम आपने 2 कैटेगरी के अंदर अलग-अलग सेलेक्ट करके डाल दिया है, इसका मतलब 2 कैटेगरी के 35 देने पड़ेंगे। ठीक हो गए? ये है इंसर्शन फ़ी। अब 250 आइटम्स के लिए वो कह रहा है शुरू में आपके लिए वो फ्री है। आप 250 आइटम्स लिस्ट कर दें, कोई मसला नहीं। अब इसके बाद एक सेलिंग लिमिट्स एक और चीज़ होती है। वो ये चीज़ होती है कि ईबे कहता है कि भाई, वो पैसे वाली बात, इंसर्शन फ़ी वाली बात अलग हो गई, वहाँ मसला नहीं है। मसला है कि आप नए सेलर हो, हम आपको 100-50 आइटम से ज़्यादा लिस्ट ही नहीं करने देंगे, क्योंकि हम आपको पहचानते ही नहीं है। आप कौन हो? कहाँ से आए हो? ठीक है, आपने कागज़ अपने पूरे करा दिए, कागज़ी कार्रवाई पूरी करा दी, हमने आपको वेरीफ़ाई कर लिया, इट्स फाइन। मगर कोई गारंटी तो नहीं है ना भाई। और ऊपर से आपके माथे पे तो लिखा हुआ भी है पाकिस्तानी, तो माजरत के साथ हम आपकी ज़्यादा तसल्ली करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि जी सेलिंग लिमिट्स लगा दी। वैसे खैर ये पाकिस्तानी का मसला नहीं है, ये इंटरनेशनली कोई गोरा भी हो उसके साथ भी ये सेलिंग लिमिट्स आती हैं। अब ये सेलिंग लिमिट्स क्या है, ये आप देखें, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये कहता है ये कि मेरे किसी अकाउंट की एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा हुआ है, जिसके अंदर ये कहता है, ये आपके ईबे के डैशबोर्ड पे आपको बता रहा होगा। अब ये एक एक्टिव अकाउंट है जिसकी सेलिंग लिमिट यानी कि क्वांटिटी ऑफ आइटम्स 50,000 है। मैं अगर 10,000 लिस्टिंग क्रिएट कर दूं अपने ईबे पे और हर लिस्टिंग की क्वांटिटी 5 कर दूं, तो 50,000 की लिमिट मेरी पूरी हो गई। आ गई बात समझ में? मैं अगर 10,000 लिस्टिंग्स, आइटम्स डिफरेंट, एक कुर्सी है, एक ये मग है, एक ये लैपटॉप है, एक ये लाइट है, सब लगा दूं, 10,000 ऐसी आइटम है, घुमा के डाल के ला के लगा दी, और हर किसी की क्वांटिटी 5 कर दूं, तो 50,000 हो गए। अब ये 50,000 की लिमिट यहाँ पे मेरे पास है, तो इतनी क्वांटिटी में सेल कर सकता हूँ नॉर्मली। और कोई इतना, अनलेस कि आपकी रोजी रोटी, दाल रोटी बस पूरा सुबह शाम ईबे 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 ही हो, तो फिर आप 50,000 पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, इसी तरह सोल्ड की लिमिट भी है कि आप इतने हजार या इतने लाख डॉलर की सेलिंग लिमिट है आपकी। अगर इससे ऊपर की आपने आइटमें लगाई हैं तो वो सेल आप नहीं कर पाएंगे। आगे बात समझ में? अगर महीने में आपकी सेलिंग लिमिट $10,000 है, तो आप $10,000 से ज्यादा की सेल्स जनरेट ही नहीं कर सकते। ईबे करने ही नहीं देगा आपको। अब ये लिमिट है, क्या करें? तो ये हर किसी को इस लिमिट से गुजरना होता है, लेकिन ये नॉर्मली लिमिट एवरी 30 डेज रीवैम्प होती है, यानी कि ये वो इसको रिव्यू करते हैं और इसको बढ़ा भी देते हैं। रिव्यू में कॉल करनी पड़ती है इनको, या सपोर्ट केस ओपन करेंगे आप, या ये अक्सर और बेशतर खुद भी बढ़ जाती हैं जबकि आपके अकाउंट की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, कोई ऐसा मसला नहीं आ रहा। इसके अंदर अकाउंट के लेवल्स भी होते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपका अकाउंट टॉप रेटेड है और बहुत अच्छा मामला चल रहा है, तो इसका मतलब ईबे खुद ही खुश है आपसे और वो खुद आपकी लिमिट्स को बढ़ा देगा। ठीक है? अब इसमें देखें, सेलिंग लिमिट्स मेरे पास आ रही है एक 9,99,000, तकरीबन 1 मिलियन डॉलर्स की मेरे पास सेलिंग लिमिट है। ठीक है? ये मैं आपको लाइव भी दिखा दूंगा अपने अकाउंट पे। अब हमने जो आइटम्स लिस्ट की हैं, जो भी उसकी सेलिंग प्राइस है, उन सबको मिला के ईबे कहता है $4,32,536.59 बनती है। इतनी लिस्ट कर सकते हो 1 मिलियन के अंदर, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते। 1 मिलियन की अगर लिस्टिंग्स में क्रिएट कर दूं सेलिंग प्राइस डाल के, तो ईबे मुझे उससे आगे बढ़ने ही नहीं देगा कि नहीं जी बस जितना हो गया उतना। अब ये क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर एक आइटम $1,000 की है, ठीक है, और उसको इतनी क्वांटिटी उसमें आप डाल दें कि वो $1,000 मल्टीप्लाई पर उतनी क्वांटिटी 1 मिलियन बन जाए, तब आप और लिस्टिंग क्रिएट नहीं कर सकते और कोई भी आइटम नहीं डाल सकते। ये ईबे की कंडीशन है। इसको मैं आपको यहां पे भी दिखा देता हूं अपने इस एक अकाउंट के ऊपर, जिसके अंदर आप देखेंगे यहां पर आ रही है, ये देखें, ये 4,19,000 या $20,000 लिस्टेड आइटम और सोल्ड के अंदर, और यानी कि इतने हमने सेलिंग प्राइस के साथ लिस्ट कर दिए, और 1 मिलियन की लिमिट है तकरीबन। ये देखें, रिक्वेस्ट टू लिस्ट मोर। अब यहां से आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको 1-2 सवाल पूछेगा और ये बेसिकली ऑटोमेटिकली उनको रिक्वेस्ट भेज देगा। तो ये चीजें आपके इसके अंदर आती हैं।
ठीक हो गया। अच्छा, अब ये कहते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक लिंक है जिसको आप अगर ओपन करोगे तो ये आपको ओपन में उसमें दिखा भी देगा कि इसको मज़ीद स्टडी कैसे करना है, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं। एक बात है ना कि ये मेरा अकाउंट चूँकि लॉगिन हुआ हुआ है तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी उठा के ला रहा है और ये मुझे कहता है कि यहाँ से आप लिस्ट रिक्वेस्ट लिमिट इंक्रीज़ पे क्लिक कर दें। अब ख़ैर मुझे तो अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं तो अंडर यूज़ कर रहा हूँ। तो कहता है कि आप तो करंटली एलिजिबल ही नहीं हो। वो तो मेरा अकाउंट मेरे ख़्याल से ये वाला अकाउंट जो चल रहा है उसके अंदर वो बिलो स्टैंडर्ड हुआ हुआ है, इस वजह से ये अलाउ नहीं कर रहा। ठीक हो गया, बहरहाल आपको समझ आ गया होगा मकसद क्या है, ठीक है? इसके बाद है जनाब कुछ पॉलिसीज़ हैं। अब ये पॉलिसीज़ नॉर्मली समझना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली हमारे लोग हम माशाल्लाह बड़ा तेज़ काम करने की कोशिश करते हैं, जज़्बाती भी हैं, जल्दबाज़ी भी करते हैं, तो हम पॉलिसीज़ को पढ़ते नहीं हैं और ये एक बड़ा हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर जाती है क्योंकि हमने पॉलिसीज़ को पढ़ा नहीं है। हमने समझा नहीं है कि वो क्या-क्या कर रहे हैं। देखें अब्यूज़िव बायर पॉलिसी भी है, फीडबैक पॉलिसी भी है। आप ये भी कर सकते हो सिंपल इसको उठाओ, कॉपी करो, चैट जीपीटी पे पेस्ट करो, चैट जीपीटी को बोले जी समराइज़ कर दे इसको। तो वो छोटी-सी समरी बना के आपको बता देगा इसमें ये भी है और ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक हो गया? तो ये भी कर लें, पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है खुद से बैठ के। तो अब देखें इस तरीके से आ रही हैं चीज़ें नॉन बाइंडिंग बिड पॉलिसी, इनवैलिड बिड रिट्रैक्शन। ईबे के ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि 2 तरीके से लिस्टिंग क्रिएट होती है, एक तो फिक्स्ड आइटम्स होती हैं और एक ऑक्शन बेस्ड होती हैं जो जिसमें बोली लगती है। तो ये दोनों तरीके से ये करता है काम, ठीक है? तो ये पॉलिसीज़ को ज़रूर पढ़ें, सेलिंग पॉलिसी अलग है, बिज़नेस पॉलिसीज़ अलग हैं, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर हैं। ज़ाहिर-सी बात है मैं उसको गो थ्रू नहीं करूँगा एक-एक करके चीज़ें, लेकिन आपको बता इसलिए रहा हूँ कि ये यहाँ पर मौजूद है, मैंने आपको लिंक्स भी क्रिएट करके दे दिए हैं ताकि शॉर्ट लिंक्स हैं ताकि आपको याद भी रहे और आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट लें, डायरेक्ट इसको क्लिक करें और यहाँ पे आप पहुँच जाएँगे। ठीक है? ये बिज़नेस पॉलिसीज़ हैं, इसके अंदर भी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिएटिंग बिज़नेस पॉलिसी, अपडेटिंग बिज़नेस पॉलिसी, ये आपकी अपनी पॉलिसी क्रिएट करने के लिए भी है, क्योंकि ऑप्शन देता है ये भी आपको, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं, फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स भी हैं इसके अंदर, ये भी पढ़ें। सेलिंग पॉलिसी के अंदर मैंने बताया आपको सेलर स्टैंडर्ड्स क्या चीज़ होती हैं, शिल्ड बिडिंग क्या होती हैं, बहुत सारी इसके अंदर वो चीज़ें हैं, तो इसे आपको तसल्ली से थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा जी, अब जो थोड़ी-सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है ईबे स्टोर प्लान्स, यानी कि सब्सक्रिप्शंस। जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 250 आइटम्स की लिमिट है कि आपके ऊपर वो आपसे इंसर्शन फीस चार्ज नहीं करेगा, वो आपको फ्री दे रहा है। लेकिन उसके बाद क्या होगा? फिर वो आपसे इंसर्शन फीस चार्ज करेगा, तो ये सारी चीज़ें आपके पास आएँगी। अब ईबे आपको स्टोर प्लान्स देता है, जैसे इसके अंदर एक लिंक है मेरे पास, तो हम इस पे चले जाते हैं और देखते हैं कि ये स्टोर प्लान्स कित क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। अब देखें यहाँ पर ये बता रहा है कि जी आपको कितनी आइटम्स आप लिस्ट करना चाहते हो या कितने हर महीने कितने बेचना चाहोगे। आप कहते हो जी मैं 500 से लेके 10,000 तक की आइटम्स तकरीबन बेचूँगा। आई एम अ कैजुअल या हॉबीज सेलर, आई एम अ न्यू और स्मॉलर बिज़नेस सीकिंग इनसाइट्स एंड ब्रांड, आई एम अ लार्जर एस्टेब्लिश्ड बिज़नेस रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब आपने ये कर दिया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये थर्ड वाला सेलेक्ट किया था, तो ये कहता है कि ये प्रीमियम स्टोर सजेस्टेड है, $60 पर मंथ ये आपसे चार्ज करेगा। इसमें 10,000 फ्री फिक्स लिस्टिंग है। 10,000 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, वो जो 0.35 सेंट्स था, तो वो कितना बन गया? मेरे ख़्याल से इससे ज़्यादा बन जाएगा। तो ये आपको 10 सेंट्स एडिशनल के ऊपर चार्ज करेगा। यानी कि अभी आपको वो ऑप्शन दे रहा है कि जहाँ पे आपको 10,000 फिक्स लिस्टिंग तो फ्री कर दी उसने, कि 10,000 लिस्टिंग तो डाल दो बेशक, लेकिन उसके बाद एडिशनल भी डालनी है तो फिर मैं 10 सेंट्स आपसे चार्ज करूँगा। ठीक हो गया? 500 लिस्टिंग्स का पैकेज भी आप इससे ले सकते हो इस तरीके से। अच्छा, इसके अंदर और भी प्लान्स हैं, छोटे प्लान्स भी हैं, अगर आप चाहो तो ज़रूरी नहीं है कि बड़े प्लान पे जाओ। जैसे ये $4.95 का ये स्टार्टर प्लान है, इसके अंदर ये आपको 250 लिस्टिंग्स दे रहा है फ्री वाली। जैसे उसने पहले आपको कहा था पहले महीने में तो उसने आपको 250 लिस्टिंग्स दे दी थी, लेकिन आगे फिर आपको इसको पे करना पड़ेगा। 30 सेंट्स इंसर्शन फीस के ऊपर चार्ज करता है वो, ठीक है? इसके बाद ये वाली एक आपका बेसिक प्लान है $22 का, जो नॉर्मली आप एक मुनासिब सेलर जो होता है ना कि जिसका अकाउंट स्टेबल हो जाता है 6 महीने में और वो सेल्स अच्छी आना शुरू हो जाती है कुछ, तो उसको बेसिक प्लान की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो 1000 लिस्टिंग्स पर मंथ डालेगा उसमें, ठीक है? और 25 सेंट्स पर एडिशनल ये म यानी कि जितना वो चलेगा उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगी। बड़े प्लान पे जाएँगे तो लिस्ट इंसर्शन फ़ी के रेट्स कम होते जाएँगे, तो ये थोड़ा-सा आपको सस्ता पड़ना शुरू होगा। उसके बाद आपको मैंने ये भी बता चुका हूँ, ये तो रिकमेंडेशन में इसके पास आ रही है, जैसे ये $60 है, फिर तो होने को तो फिर इंटरप्राइज़ प्लान $3000 पर मंथ का भी है, जिसके अंदर 1 लाख लिस्टिंग्स दे रहा है। अब ये तो बहुत ही बड़े सेलर्स का है और ऐसे सेलर्स होते हैं ईबे के पास जो इतना बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं कि वो 1 लाख लिस्टिंग्स लिए बैठे हों इससे। तो ये ख़ैर इतनी हमें हमें फ़िलहाल इसकी परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये लिस्टिंग अब आप कोई सा भी सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको मंथली ईबे इसके ऊपर चार्ज करना शुरू कर देगा रिगार्डलेस कि आपको सेल्स मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है।
इसके बाद है जनाब ईबे सेलिंग फीस। अब ये सेलिंग फीस क्या चीज़ है? यानी कि जब आप कोई आइटम बेच देते हो तो उसके ऊपर फीस भी चार्ज होती है। जैसे अमेज़न में भी हमने डिस्कस किया था कि रेफरल फी होती है, वो ऑन एन एवरेज 15% चार्ज करता है। ईबे भी वैसे ही आपसे चार्ज करेगा। अब ये देखें थोड़ा-सा, खैर इसमें बातें बहुत सारी लिखी हैं, आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ें, अच्छी बात है। यहाँ पर आ गए थोड़ा-सा नीचे, तो ये कैटेगरीज़ बता रहा है कि जी मोस्ट कैटेगरीज़ इंक्लूडिंग ट्रेडिंग कार्ड्स, कलेक्टिबल गेम्स, ईबे मोटर्स पार्ट्स। अच्छा, ईबे मोटर्स भी एक बड़ा सेक्शन है उसका अपना। इसके बाद पार्ट्स एंड एक्सेसरीज, ऑटोमोटिव टूल्स, सेफ्टी वगैरह, इन सब के अंदर ये कहता है फाइनल वैल्यू फी के ऊपर आपका $13.25 हम चार्ज करेंगे ऑन टोटल अमाउंट ऑफ द सेल अप टू 7500 कैलकुलेटेड पर आइटम। $2.35 सॉरी परसेंट ऑन द पोर्शन ऑफ द सेल ओवर 75, यानी कि $7500 से ऊपर की सेल के ऊपर सिर्फ इतना पोर्शन चार्ज करेगा। नॉर्मली इतनी महंगी महंगी आइटम कौन बेचता है, अनलेस कि आप वाकई में गाड़ियाँ बेच रहे हो पूरी जो ईबे मोटर्स पे बिकती हैं। तो बहरहाल ये आप इसको पढ़ लें, एवरेज इसके भी 14-15% ही आएगा। 13% तो ये नॉर्मली लेता ही है तकरीबन तक सबके अंदर ना, 13 से 15%। तो ये आपको सारी कैटेगरीज के अंदर इतने ही चार्ज करेगा। फाइनल वैल्यू फी का मतलब वही है कि वो आपको टोटल के ऊपर चार्ज करेगा। ठीक है, तो ये आपको ज़्यादातर कैटेगरीज का हमने आपको बता दिया, $13, 13.25 25% के ऊपर ही आपको चार्ज करा है। इसके बाद क्या चीज़ है, ये स्क्रीनशॉट मेरे ख्याल से पुराना लगा हुआ है। इसके बाद आता है ईबे सेलर लेवल्स। सेलर लेवल्स क्या चीज़ होती है, ये मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा क्विकली। यानी कि ईबे आप सेलर्स को लेवल्स भी देता है। जब आगे हम एटसी पढ़ने जाएंगे, एटसी में भी सेलर लेवल होते हैं। टॉप रेटेड सेलर है, स्टार सेलर है एटसी के अंदर, जैसे ईबे के अंदर भी ये टॉप रेटेड सेलर्स हैं। और ये 3 किस्म के अभी देखें, टॉप रेटेड, अबव स्टैंडर्ड और बिलो स्टैंडर्ड। अबव स्टैंडर्ड का मतलब कि जी ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। टॉप रेटेड का मतलब जी आपके जैसा बंदा ही कोई नहीं है, आप तो बहुत सुपरस्टार है, ये वो वाला मतलब है। और बिलो स्टैंडर्ड, भाई जी आप निकम्मे हो, आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो काम, जिसकी वजह से आपका स्टोर काम नहीं कर रहा ठीक से, या कोई ब्लंडर्स हैं, कोई मसले हैं, इसका मतलब अब आप बिलो स्टैंडर्ड में आ गए। बिलो स्टैंडर्ड के अंदर फिर वो रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर बढ़ा देता है, आपके ऊपर फीस ज़्यादा लगाना शुरू कर देगा। मतलब वो आपको तंग करेगा इस इन अ सेंस कि जी आप अबव स्टैंडर्ड रहें हर हाल में। ईबे ये चाहता है मिनिमम कि आपको अबव स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर आप अबव स्टैंडर्ड से नीचे गिर गए तो फिर आपके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, फिर आपका बिजनेस आराम से नहीं चलेगा। तो सेलर डैशबोर्ड के अंदर ये आपको आपका स्टेटस बता रहा होगा क्या स्टेटस है। बहरहाल ये पॉलिसीज हैं। ये देखें, केसेस क्लोज्ड विदाउट सेलर रेजोल्यूशन नो मोर देन 2 और 0.3% ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट नो मोर देन 2% ऑफ डिफेक्ट रेट। अब ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट क्या होता है यहाँ पे कर लें, व्हाट दिस मींस, वी काउंट अ ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट व्हेन ईदर ऑफ दीज थिंग्स हैपन। द सेलर कैंसल्स द ऑर्डर्स अनएक्सपेक्टेडली बिकॉज इट वाज आउट ऑफ स्टॉक और बिकॉज दे सोल्ड इट टू समवन एल्स। The buyer reports an issue but the seller doesn't resolve it. A case closed without the seller resolution. यानी कि बायर ने कहा जी आपने ये प्रोडक्ट, ये कप मुझे भेजा है, इसकी किनारी टूटी हुई है। आप कहते हो नहीं, मैंने तो आपको सही भेजा था, मैंने तो चेक करके भेजा था। बायर कहता है भाई जी मैंने डब्बा खोला है, उसके अंदर से ये किनारी टूटी हुई है इसकी, मैं नहीं रख सकता इसको। आप कहते हो नहीं जी मैं कुछ नहीं कर सकता, माजरत है। उस सूरत में आपका डिफेक्ट लग गया। ईबे ईबे नहीं मानेगा ये बात कि आपने इसको सही पैक किया था। अब आपको फाइट करनी पड़ेगी। फाइट करते वक्त आप बोले जी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग ऊपर सीसीटीवी लगा हुआ था, देखे मैं बिल्कुल सही पैक कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, तब जाके कुछ बात बनती है। वरना उमूमन उसके अंदर भी क्यों, क्योंकि शिपिंग के दौरान अगर शिपिंग आप खुद करके दे रहे हैं, यानी कि आप अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे, आपके सप्लायर ने पीछे रिटेलर ने उसको आपको शिप कर दिया है, तो उस दौरानिए में शिपिंग के दौरान भी ये कप टूटा है या इसको ये खराब हुआ है या किनारियां कट गई हैं इसकी, कुछ भी हुआ है, तो भी जिम्मेदारी सेलर की है, बायर की नहीं है। बायर को चीज जो दिखाई गई है वो मिलनी चाहिए। वो दिखाई गई है न्यू, फ्रेश, कहीं से टूटा हुआ नहीं, कहीं से खराब नहीं, रंग भी ठीक है, प्रिंट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब बायर को वही मिलना है। बायर को 19-20 फर्क मिला, बायर क्लेम डाल सकता है। ये इंटरनेशनल रूल है दुनिया का, स्पेशली अमेजोन का भी, ईबे का भी, एटसी का भी, जितने वॉलमार्ट का, जितने भी रिटेलर्स पकड़ लें आप उठा के, वो सारे इसको फॉलो करेंगे। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। आप सोल्यूशन दें, बायर से माजरत करें, बोलें जी माजरत हो गई, गलती हो गई हमसे, ये हमारा ब्लंडर है, आप इसको या तो रिटर्न कर दें या ये आप सीधे हाथ से अपने पैसे वापस ले लें। आप अपने ईबे के अकाउंट पर रिस्क ऐसा कुछ नहीं लेंगे कि नहीं जी मैं नहीं कर, क्यों, क्योंकि आपको ये रिटर्न करना है अपने सप्लायर को, जो रिटेलर जिससे आपने खरीदा है, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए पैसों का नुकसान आपके ऊपर भी नहीं आएगा। इसलिए बायर से बहस ना करें छोटी सी बातों के लिए। छोटी सी ऐसी सारी चीजें वापस कर लें या मतलब पैसे रिफंड कर दें, खत्म करें बात को, ताकि आपके ऊपर ना आए। इसी तरीके से जनाब इसके अंदर ये कहता है 2% तक की आपके पास गुंजाइश है। 2% से स्लाइटली भी ऊपर निकला, ईबे आपको बिलो स्टैंडर्ड में डाल देगा। लेट शिपमेंट का मतलब हो गया कि जी अगर आपने जो हैंडलिंग टाइम दिया है, आप हैंडलिंग टाइम आपको देना होता है। हैंडलिंग टाइम का मतलब होता है कि इतने दिन में मैं शिपिंग ट्रैकिंग नंबर दे दूंगा, ये आप ही डिसाइड करते हो। मतलब ईबे आपको सेलर को अलाउ करता है कि भाई आप खुद डिसाइड करो कितने दिन में ट्रैकिंग दोगे, लेकिन वो बायर को बताओ।
बायर खरीदने से पहले बायर को पता होगा कि भाई ये शिप करेगा 5 दिन में, मिसाल के तौर पे, या 3 बिजनेस डेज में, तो बायर अब डिसीजन लेगा कि हाँ जी ठीक है, आई एम ओके विद दैट। अब बायर ने खरीद लिया तो अब आपके ऊपर, सेलर के ऊपर वाजिब हो गया कि जो लिखा था उतना उसमें होना चाहिए। अब आपने लिखा जी 3 बिजनेस डेज, लेकिन आप करे नहीं है, आपने चौथा पांचवा बिजनेस डेज भी निकाल दिया, आपने शिपिंग नहीं डाली, तो इसका मतलब अब वो लेट शिपमेंट मार्क हो गई। तो सोच समझ के आपको वो हैंडलिंग टाइम डालना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, इसमें और भी हैं, जाहिर सी बात है मैं इंडिविजुअल एक एक चीजों को जा लेके नहीं पढ़ सकता, लेकिन ये बहुत जरूरी है और मैं लाजिम कहूंगा, वाजिब करूंगा आपके ऊपर कि आप इसको पूरा पढ़ें। ये सेलर स्टैंडर्ड पॉलिसी है, अगर आपने यहां पे कोई किस्म की गलती की है, आपने इसकी मतलब आपने इसको लाइटली नहीं लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस के ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है जनाब, ये URL आ रहा है huzaifah.org/ebay-level, बस आप इस पे चले जाएं और आप इसको ज़रूर पढ़ें। ये 3 लेवल्स होते हैं, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप हमेशा टॉप रेटेड रहें। लेकिन अगर खुदा ना खासा टॉप रेटेड नहीं हो सकते तो मिनिमम आप अबव स्टैंडर्ड तो रह ही रहें, क्योंकि इससे नीचे आएंगे तो फिर तो बिजनेस वैसे ही आपका नहीं चलना है। अच्छा, नेक्स्ट है जनाब हमारे पास ईबे की पेमेंट पॉलिसी या पेमेंट ऑप्शंस। तो नॉर्मली ये ईबे आपको पेमेंट ऑप्शंस देता है, मैं आप वेबसाइट पे जाके देख लेते हैं क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं। अच्छा, नॉर्मली ईबे का अपना वो सिस्टम है पेमेंट का, वो चार्ज कर लेता है और वो नेक्स्ट डे पे आउट भी कर देता है, ठीक है। लेकिन वो नए अकाउंट्स होंगे तो ज़्यादा टाइम लगाएगा थोड़ा सा। तो ये आपको स्टेटस ऑफ योर फंड्स इन सेलर हब आपको बताएगा। अब देखें, अभी इस अकाउंट में तो मुझे 0-0 दिखा रहा है, बहरहाल ये सारी मेरे पास कुछ ट्रांजैक्शंस भी आ रही हैं, कुछ में रिफंड्स भी हो रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, यहाँ पे सब लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो इसको ज़रूर पढ़ लें थोड़ा सा कि ये पे आउट ऑन डिमांड का भी ऑप्शन देता है, लेकिन इमीडिएटली शायद आपको ना मिले। चेक पे आउट होल्ड्स की बात भी हो रही है यहाँ पे कि जी आपको क्या क्या ऑप्शन इसके अंदर दे रहे हैं। नॉर्मली ईबे को आपने ईबे का अपना मैनेज सिस्टम इस्तेमाल करना होता है और इससे पेमेंट आपके पास आ जाती है। आप अपना बैंक अकाउंट कनेक्ट कराओगे या अपना डेबिट कार्ड है उसके अंदर अगर आ रही है तो उसमें भी पेमेंट आ जाती है, नॉर्मली डेबिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट आपको मिल जाती है। तो आपने इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से स्टडी करना है और अल्टीमेटली आपने अपना पेमेंट्स टैब के ऊपर जाके इसको सेटिंग्स में जाके इसको बताना है। तो इस वक्त आपको नजर आ रहा है फाइनेंशियल समरी मेरे पास है और इसके अंदर कुछ राइट साइड पे मुझे ट्रांजैक्शंस भी दिखा रहा है जो भी हुई हुई हैं, और नीचे मैं मजीद इसको भी लेके नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन भी डिस्प्ले हो रही है। अलबत्ता मेरा बैंक इसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है और मुझे बैंक के अंदर डायरेक्ट ईबे पेमेंट्स क्लियर कर देता है। ठीक हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप अब आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर और हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें प्रोडक्ट के रिसर्च के मामलात करने हैं और किस तरह से आइटम्स को हम लिस्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे।